राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पार्वती अपनी बेटी लीला को आवाज़ लगा रही थी कि लीला, अरे ओ लीला, अब तो घर चलिया। क्या रात को भी खेलेगी? चल जल्दी से घर के अंदर आ जा। तो लीला ने बड़ी लापरवाही से कहा, माँ थोड़ी देर और खेलने दो। और लीला फिर खेल में जुट गई। यह सुनते ही पार्वती का गुस्सा भड़क उठा। वह इधर उधर देखने लगी। फिर पास में पड़ी एक छड़ी पर उसकी नजर पड़ी और उसने उसे उठाकर वह लीला की तरफ लपकी और कहने लगी, रुक, तुझे अभी बताती हूँ। माँ को छड़ी लेकर आता देखकर लीला झट से भागकर घर के अंदर छुप गई और उसका साथी अमर, जिसके साथ वह खेल रही थी, वह भी अम्मा अम्मा करते हुए अपने घर की ओर भागा। पार्वती घर के अंदर ही अपने पति हरिया से बोली कि कहाँ छुपी है तुम्हारी लाडली? तो हरिया कहने लगा, अरे काहे को पीछे पड़ी रहती हो, हमेशा उसके यहीं कहीं होगी, अभी आ जाएगी। कहते हुए हरिया ने कनखियों से चारपाई के नीचे छुपी बेटी को देखा और फिर धीरे से मुंह घुमा लिया, मानो उसे तो कुछ पता ही ना हो। तो पार्वती कहने लगी, अरे मैं कहती हूँ 11 बरस की हो गई है, अब क्या दिन भर बच्चों के साथ ऐसे ही खेलती रहेगी? कुछ घर का काम नहीं सीखना क्या? ऊपर से उस अमर के साथ दिन भर घूमती है। कल को उसी के साथ ब्याह होने वाला है इसका, जरा भी लाज शर्म तो है नहीं। हरिया कहने लगे, अरे तो क्या करेगी, बच्ची है, उसे इतनी क्या समझ है। लीला अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। शादी के तकरीबन 12 बरस तक पार्वती की गोद खाली थी। जाने कितने पूजा पाठ किए, कितने दूर दूर के मंदिरों के दर्शन किए, आखिरकार ईश्वर को उस पर दया आ ही गई और 12 बरस के बाद उसे एक बेटी हुई। बच्ची इतनी सुंदर थी मानो किसी देवी का अवतार हो। उसे देखकर गांव भर के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। पार्वती और हरिया ने गरीब होने के बाद भी बच्ची के पैदा होने की खुशी में अपने सारे रिश्तेदारों को खाने पर बुलाया, अपनी खुशी सबके साथ बांटी। जैसे जैसे लीला बड़ी होती गई वह और सुंदर दिखती थी। लीला की माँ तो उस पर जरा सख्ती भी करती थी, पर उसका पिता हरिया तो उसे बहुत ही दुलार से रखता था। लीला के जन्म के बाद हरिया ने अपने बचपन के दोस्त मंगल के बेटे अमर के साथ उसका ब्याह तय कर दिया था। मंगल के भी एक लड़का और 2 लड़कियां थीं। लीला और अमर दोनों 5वीं कक्षा तक साथ ही पढ़ते थे, पर लीला की माँ ने साफ कह दिया कि अब इसके बाद वह बेटी को नहीं पढ़ाएगी। उसके हिसाब से लड़कियों के लिए इससे ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं था। पर अमर गांव की के जो स्कूल में 8वीं तक की पढ़ाई कर रहा था। लीला और अमर दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। लीला जिस गांव शिवपुर में रहती थी वह बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। गांव में एक सरकारी स्कूल और एक सरकारी अस्पताल के अलावा और कुछ भी नहीं था। गांव के पास से ही एक नदी गुजरती थी। गांव के लोग उसी नदी में नहाते और वहीं से अपने कामकाज के लिए पानी भरते थे। गांव के कुछ संपन्न लोगों के घर में कुएं भी बने हुए थे। एक कुआं ऐसा भी था जो पूरे गांव के लिए ही था, जिससे कोई भी पीने का पानी ले सकता था। हरिया खेती बाड़ी करके ही घर चलाता था। मंगल और हरिया के खेत पास पास थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे की मुसीबतों में हर संभव मदद करने की जो कोशिश करते थे, कभी भी अपने को पीछे नहीं रखते थे कि एक दूसरे की मदद कर सकें। पार्वती की इतनी डांट के बाद भी अगले दिन लीला फिर ऐसे ही खेलने निकल पड़ी। वह और अमर दोनों गन्ने के खेत से गन्ने चुरा कर खा रहे थे। तभी सामने से कुंदन आता हुआ दिखाई दिया। कुंदन अपने 2 चमचों के साथ आया। चमचा कहना ही ज्यादा सही था, क्योंकि वह उसके दोस्त कम और उसकी चापलूसी ज्यादा करते थे। कुंदन गांव के रईस ठाकुर नरेंद्र सिंह का बेटा था। उसने रईस जादव जैसे महंगे कपड़े भी पहन रखे थे, जबकि उसके दोनों साथी साधारण कपड़ों में थे। कुंदन 16 बरस का था, मगर उसकी माँ उसे ऐसे लाड दुलार करके रखती थी
मानो वह अभी गोद का छोटा सा बच्चा हो। और उसके दो दोस्त बिरजू और मोहन हमेशा उसके साथ लगे रहते थे। यह दोनों गरीब घर के थे। कुंदन की माँ की हिदायत थी कि वह हमेशा उसके बेटे के साथ ही रहें, उसे किसी भी तरह की तकलीफ ना होने दे। बदले में वह दोनों वक्त का खाना कुंदन के घर पर ही खाते और उसका ज्यादातर समय उन दोनों का कुंदन के साथ ही बीतता था। कुंदन को सामने से आता देख लीला और अमर भागने लगे, क्योंकि यह खेत कुंदन का ही था। तभी कुंदन चिल्लाया, अरे रुक, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। उनकी बात सुनकर दोनों रुक गए। फिर कुंदन लीला के पास आकर बोला, क्यों री लीला, मुझे देखकर भागती क्यों है? क्या मैं तुझे काट खाऊंगा? लीला कुंदन से बोली, अब की बार माफी दे दो, अब से तुम्हारे गन्ने नहीं तोड़ूंगी। तो कुंदन कहने लगा, अरे तुझसे कोई कुछ कह थोड़ी रहा है, एक क्या तू 10 गन्ने ले ले। फिर उसके नजदीक आकर कुंदन बोला, बड़ी प्यारी दिखती है रे तू। और कुंदन को ऐसा बोलता देखकर लीला डरने लगी और घर जाने के लिए मुड़ी। तभी कुंदन फिर बोला, जा तोड़ ले जितने गन्ने तोड़ने हो। मगर उसकी बात को अनसुना करके लीला अमर का हाथ पकड़ के वहां से दौड़कर भाग गई। कुंदन और उसके दोस्त लीला और अमर को भागता हुआ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। और कुंदन हंसते हुए बोला, अरे मुझे देखकर हमेशा भाग क्यों जाती है लीला? ऐसे ही समय बीत रहा था। लीला अब 18 बरस की हो गई थी। अब तो वह इतनी खूबसूरत हो गई थी जैसे पूर्णिमा का चांद खूबसूरत दिखता है। लीला जिधर निकलती गांव भर के लड़कों की आंखें उधर ही उठती थी। लेकिन लीला की खूबसूरत आंखें तो बस किसी एक को ढूंढती थी। वह था उसका बचपन का साथी अमर। अमर भी अब एक सुंदर नौजवान बन चुका था। वह ज्यादातर समय अपने पिता के साथ खेतों में काम करने में लगा रहता था। उसकी एक बहन कांता का ब्याह हो गया था। दूसरी बहन लक्ष्मी का विवाह भी तय हो रहा था। अब लीला और अमर का बचपन बीत चुका था। पहले तो दोनों दिन भर साथ साथ घूमते थे, मगर अब कभी कभार ही मुलाकात होती थी, वह भी ज्यादातर चोरी से ही। लीला की माँ पार्वती हमेशा कहती थी, ज्यादा अमर से ना मिला कर, नहीं तो गांव भर के लोग उल्टी सीधी बातें करेंगे। ब्याह के बाद वहां जाना तो जितना मन हो बातें करना। पार्वती की बातें सुनकर लीला हाँ में सिर हिला देती थी। अमर की छोटी बहन लक्ष्मी लीला की अच्छी सहेली थी। जब से लक्ष्मी की बड़ी बहन कांता का विवाह हुआ था, तब से लक्ष्मी ज्यादातर समय लीला के साथ ही बिताया करती थी। इधर कुंदन 6 साल पहले ही शहर में अपनी बुआ के घर रहने चला गया था। वह वहीं रहकर पढ़ाई करता था और अब वह कॉलेज में पढ़ने लगा था। कभी कभार छुट्टियों में गांव आता रहता था। कुंदन जब भी छुट्टियों में गांव आता तो उसकी आंखें लीला को ही ढूंढती थी। एक दिन पार्वती ने हरिया से कहा, क्यों जी, ये मंगल भैया से कहो ना कि ब्याह का दिन तय करें। हरिया कहने लगा, तुझे तो पता है पार्वती, जब तक लक्ष्मी का विवाह नहीं होता तब तक वह अमर और लीला के ब्याह का दिन नहीं रखेंगे। पार्वती बोली, वाह जी, यह भी खूब रही। कब से सुनती आ रही हूँ, अपनी जवान बिटिया की तो बड़ी चिंता है उन्हें, और हमारे घर में भी जवान बेटी है तो हमें चिंता नहीं होती है क्या? जाने कब विवाह होगा लक्ष्मी का, तब तक क्या हमारी लीला कुंवारी बैठी रहेगी? तो हरिया कहने लगा, तो क्या करें, बेचारा परेशान तो है, इतना 2-4 जगह बात भी कर रखी है उसने। अब देख, भगवान ने चाहा तो इस साल लक्ष्मी का विवाह हो जाएगा, फिर अगले जेठ के महीने तक लीला और अमर का भी ब्याह कर देंगे। लीला रसोई में बैठी यह सब सुन रही थी। अपने और अमर की ब्याह की बात सुनते ही उसका चेहरा खिल उठा था। वह जल्दी जल्दी बस अमर से मिलकर उससे यह सब बताना चाहती थी। झट से रसोई का काम खत्म करके वह माँ से बोली, माँ, मैं जरा लक्ष्मी से मिलाऊं? तो उसकी माँ कहने लगी, अब क्या तू उसके घर पर मिलने जाएगी? तो वह लीला कहने लगी, अरे नहीं, मैं बिट्टू से कहकर उसे बुलवा लेती हूँ। पार्वती बोली, हाँ, लेकिन खुद अब ना चली जाना, वहाँ तो ब्याह होने वाला है तेरा, नहीं तो गांव भर के लोग हंसेंगे हम पर। लीला कहने लगी, नहीं माँ, जब से तूने मना किया है तब से मैंने उसके घर पर जाना छोड़ दिया है, अब मैं जाऊं? तो पार्वती ने कहा, चल जा, पर जल्दी आना। लीला भागी भागी अमर के खेत पर पहुंची। उस समय मंगल खेत पर नहीं था। लीला को पता था
कि मंगल सुबह शाम ही खेत पर आता है, नहीं तो ज़्यादातर जो अमर ही खेत की देखरेख करता था। अमर अपने खेत पर काम करने वाले जो सुभंस को कुछ समझा रहा था कि तभी अचानक सुबंस की नज़र लीला पर पड़ी, तो वह हंसकर बोला, जाओ भैया, आ गई तुम्हारी दुल्हनिया, अब बाद में बताना जो बता रहे थे, और कहकर खेतों में काम करने में लग गया। लीला को सामने देखकर अमर एक पल तो उसे निहारता रह गया। फिरोजी रंग के सलवार कुर्ते में लीला बड़ी अच्छी लग रही थी। और फिर अमर ने व्यंग से पूछा, आज इधर कैसे दर्शन दे दिए? लीला कहने लगी, क्यों, मैं क्या आती नहीं तुमसे मिलने? तो अमर बोला, कितना मिलने आती हो सब पता है, 4 दिन हो गए हैं, मुंह नहीं देखा तुम्हारा। लीला बोली, तो ठीक है ना, थोड़ा सब्र रखना भी तो जरूरी है ना। लीला शरारत से जो हंसकर बोल रही थी। तो अमर कहने लगा, तो जाओ, अभी भी चली जाओ, मैं सब्र कर लूँगा। अमर गुस्से में नज़र फेरते हुए बोला। तो लीला बोली, चली जाऊं? तो अमर बोला, हाँ। लीला ने तेज धूप की ओर देखा और फिर अपने सिर के दुपट्टे से ढकते हुए आगे बढ़ने लगी। वह भी जानती थी कि अभी तो अमर पीछे से रोकेगा ही, बस नाटक कर रही थी। तभी अमर ने कहा, अरे रुक तो लीला, क्या सच में चल दी? तो वह कहने लगी, तो क्या तू झूठ में बोल रहा था? तो वह अमर कहने लगा, ज्यादा मत बन, तुझे नहीं पता कि मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ में? लीला कहने लगी, मैंने तो सच ही समझा, तभी तो जाने लगी। अब इतने दिन बाद मिलने आएगी तो गुस्सा तो आएगा। लीला कहने लगी, सच्ची? और वह अमर का गुस्सा भी फिर गायब हो गया और वह भी हंस दिया। फिर दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। लीला ने उसे बताया कि अगले साल जेठ के महीने तक हम दोनों का विवाह हो जाएगा। तो अमर भी यह सुनकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर बाद सामने से मंगल आता दिखा तो लीला वहां से भागी। चलती हूँ, चाचा आ रहे हैं, यह कहकर, और तब जाकर उसे यह भी याद आया कि उसकी माँ ने उसे घर जल्दी आने को कहा था। माँ की डांट याद आते ही वह तेजी से घर की ओर दौड़ी। थोड़ा आगे बढ़ी तो भागती हुई लीला अचानक किसी से जा टकराई। घबरा कर उसने सामने देखा तो उसके सामने कुंदन खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुंदन को सामने देखकर लीला एक तरफ हट गई। तभी कुंदन ने बिरजू की ओर देखकर कहा, अबे ओ बिरजू, आज के बाद जब मैं सुबह सोकर उठूं तो रोज तू ही अपना चेहरा दिखाना। अब ऐसा क्यों कुंदन भैया? बिरजू ने कहा। तो कुंदन कहला, क्या बताएं, सुबह सुबह आज तुम्हारा ही मुंह देखे थे, हमको लगा कि हमारा तो पूरा दिन बेकार जाएगा। सच कहें तो मन ही मन 100 गाली दी थी तुमको, मगर आज का दिन तो बहुत अच्छा निकला बे, आज हम लीला से टकरा गए। कुंदन ने कहा तो उसके दोनों चमचे हंसने लगे। लीला की भौएं गुस्से में तन गई। वह कुंदन के किनारे से आगे बढ़ने लगी। तभी कुंदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्यों लीला, इतना नाराज क्यों रहती हो मुझसे? लीला ने कहा, हमारा हाथ छोड़ दो छोटे ठाकुर, हमको घर जाना है। तो कुंदन ने कहा, अरे तो हम कौन सा तुम्हें घर जाने से रोक रहे हैं, बस 2 मिनट रुककर हमसे बातें कर लो, फिर चली जाना। लीला गुस्से में बोली, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। तो कुंदन बोला, बाप रे बाप, इतना गुस्सा? एक बात कहूँ गुस्से में, तो लीला तू बहुत ज्यादा सुंदर दिखती है। कुंदन उसे गौर से देखता हुआ बोला। तो लीला ने कुंदन का हाथ झटक दिया और वह दौड़ती हुई वहां से चली गई। कुंदन फिर हंसकर बोला, बचपन की आदत गई नहीं लीला की, अभी भी मुझे देखकर वैसे ही डरती है। कुंदन जब घर पहुंचा तो अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। बिरजू और मोहन को भी उसने घर भेज दिया। कुंदन की माँ प्रभा ने जब अपने लाडले बेटे को ऐसे चुपचाप लेटे हुए देखा तो उसके पास आकर उसका माथा सहलाते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, ऐसे उदास होकर क्यों लेटा है? कुंदन कुछ नहीं बोला और दूसरी ओर मुंह घुमा लिया। उसकी माँ बोली, अरे बता तो सही बेटा। तो कुंदन बोला, माँ अब मैं शहर नहीं जाऊंगा, पढ़ने, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। तो उसकी माँ बोली, अरे बेटा, अभी तो तेरी कॉलेज की पढ़ाई बची है। तो वह कहने लगा, बची है तो रहने दो माँ, मेरा वैसे भी पढ़ने में अब दिल नहीं लगता, वह तो बाबूजी जबरदस्ती भेजते हैं तो मैं चला जाता हूँ पढ़ने।
वहाँ बुआ भी परेशान कर देती है पढ़ने के लिए। उसकी माँ बोली, प्रभा चल कोई बात नहीं, ठीक है, मत जाना। और फिर वह अपने बेटे के जिद के आगे जो झुक जाती है और किसी तरह अपने पति से भी कुंदन की हर बात मनवा लेती थी। सच ही था, कुंदन शहर में पढ़ता कम और बेकार के लड़कों के साथ इधर उधर घूमता ज्यादा था। सिगरेट शराब सब पीता। वहां पर तो उसे कोई देखने वाला भी नहीं था। पढ़ाई में तो उसकी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कुंदन अपनी माँ से बोला, माँ एक बात पूछूं, तुम मुझे कितना प्यार करती हो? उसकी माँ बोली, यह भी कोई पूछने की बात है, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ बेटा। तो कुंदन अपनी माँ की सिर गोद में सिर रखकर उसे मनाता हुआ बोला, तो तुम मेरी हर बात मानोगी ना माँ? तो वह कहने लगी, तो क्या आज तक मैं तेरी बात नहीं मानती? तेरे लिए तो कितनी बार तेरे बाबूजी से मेरी लड़ाई हो जाती है, तू कहकर तो देख। तो कुंदन बोला, अम्मा मेरी शादी लीला से करवा दो ना। तब वह प्रभा बोली, लीला? वह हरिया की बेटी? और यह सुनकर वह चौंक गई और वह कहने लगी, हाय राम, तेरा दिमाग घूम गया है कुंदन। और प्रभा ने अपना माथा पीट लिया। उस भिखारी के घर से तेरा विवाह करूंगी? ना हमारी जाति का, ना बिरादरी का, ना हमारी बराबरी की। तूने सोच भी कैसे लिया बेटा? प्रभा की बातों का कुंदन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। वह बराबर एक ही जिद पकड़े रहा, उसे लीला से ही शादी करनी है। आखिरकार जब कुंदन ने मर जाने की धमकी दी, तब मजबूर होकर प्रभा ने उसकी बात मान ली। उसने वादा किया कि मौका देखकर वह कुंदन के पिता से इस बारे में बात करेगी। उधर लीला जब घर पहुंची तो उसकी माँ पार्वती घर के बरामदे में ही उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और जो उसे देखते ही बोली, आ गई मेरी बच्ची। पार्वती ने ऐसे कहा मानो उसकी जुबान से शहद टपक रहा हो। लीला बोली, हाँ माँ, मिल लिया लक्ष्मी से? पार्वती ने कहा। तो लीला बोली, हाँ माँ। अच्छा, अंदर चलकर कुछ खा ले और तेरी एक सहेली आई है उससे भी मिल ले। लीला बोली, अच्छा कौन है माँ? जाकर अंदर देख ले, पार्वती बड़े प्यार से बोली। लीला घर के अंदर जाकर गई तो अंदर जाकर देखा तो लक्ष्मी मजे से बैठी चने खा रही थी। उसे देखते ही लीला के होश उड़ गए। फिर डर कर पीछे मुड़कर देखा तो पार्वती छड़ी लेकर खड़ी थी और फिर लीला की तरफ लपकी। अभी बताती हूँ तुझे लीला, इतना मना किया लेकिन फिर से गई ना तू अमर से मिलने। फिर पार्वती छड़ी लेकर लीला के पीछे दौड़ रही थी और लीला इधर उधर भागती फिर रही थी। लक्ष्मी कुछ समझ नहीं पा रही थी, वह सिर्फ बीच बचाव करने में लगी थी। तब तक हरिया भी आ गया और हमेशा की तरह लीला को बचा लिया। उल्टा हरिया ने पार्वती को ही डांटा, जवान बेटी हो गई है पार्वती, कल को ब्याह करके चली जाएगी और तू सबसे ज्यादा तो तू उसकी शैतानियां याद करके रोएगी। उसकी बात पर पार्वती मुंह फुलाकर बैठ गई और लीला और लक्ष्मी उसे मनाने में जुट गईं। इधर कुंदन ने अपनी माँ प्रभा को परेशान करके रख दिया। अब वह उसके पिता से कुंदन और लीला की शादी के विषय में बात करे। आखिरकार हार मानकर प्रभा अपने पति से इस बारे में बात करने गई। प्रभा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सीधे सीधे यह बात अपने पति से कहती। पहले तो वह इधर उधर की बातें करती रही, उसने नौकरों को भी आसपास से हटा दिया। उसके बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने लीला और कुंदन की शादी के विषय में बात की। यह सुनते ही नरेंद्र सिंह एकदम से भड़क उठा। प्रभा ने जब कुंदन की मर्जी बताई तो गुस्से में नरेंद्र सिंह बोले, तुम दोनों माँ बेटे पागल तो नहीं हो गए हो? पता भी है क्या कह रही हो? मैंने तो अपने बेटे की शादी के इतने बड़े बड़े सपने सजाए हैं और तुम उस हरिया के घर रिश्ता तय करने की बात करती हो। तब प्रभा बोली, तो क्या बेटे को मर जाने दूं? तब नरेंद्र सिंह कहने लगा, बड़ा आया मरने वाला, ऐसी कौन सी स्वर्ग की अप्सरा है हरिया की बेटी जो उसके पीछे जान देने को तुला है? अब जो भी हो, पर उसकी बातों को अनदेखा तो नहीं कर सकते। प्रभा ने अपने पति को समझाया, भगवान ना करे कुछ उल्टा सीधा कर लेगा तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तब नरेंद्र सिंह बोले, तुम दोनों मिलकर मुझे ही मार दो
यह रोज रोज के नाटक से अच्छा है कि मैं एक बार में ही मर जाऊं। और यह जो तू मुझे मनाने बैठी है ना प्रभा, तुझे खबर भी है हरिया की बेटी का विवाह मंगल के बेटे से तय हो चुका है। सारा गांव भर जानता है ये बात। तो प्रभा बोली, तय ही तो हुआ है, ब्याह तो नहीं हुआ। अरे मैं कहती हूँ एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है। आखिरकार नरेंद्र सिंह को पत्नी और बेटे के आगे मजबूर होना ही पड़ा और उन्होंने जल्दी ही हरिया से बात करने का वादा किया। तब जाकर कहीं प्रभा के दिल को ठंडक पड़ी। अगले दिन नरेंद्र सिंह ने हरिया को अपने घर पर मिलने को बुलाया। नरेंद्र ने हरिया को कई तरह से कुंदन और लीला की शादी के लिए मनाने की कोशिश की, मगर हरिया वादे का पक्का इंसान था। वह अपने दोस्त मंगल को धोखा नहीं दे सकता था। फिर हरिया यह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि लीला और अमर भी एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। नरेंद्र सिंह ने उसे तमाम तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। नरेंद्र सिंह ने कहा, सोच लो हरिया, हमारे घर में लीला आएगी तो रानी की तरह रहेगी। घर में इतने नौकर लगे हैं कि उसे एक काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मंगल के घर जाकर क्या मिलेगा तुम्हारी बिटिया को? वही एक झोपड़ी का मकान, और यहाँ तो इस आलीशान मकान की मालकिन हो जाएगी। सुख सुविधा की कोई कमी नहीं रहेगी। हरिया कहने लगे, आप ठीक कहते हैं मालिक, मगर अब जो वचन दे दिया सो दे दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए मालिक। और हरिया हाथ जोड़ते हुए बोला और फिर वहां से चला गया। कुंदन दरवाजे के पीछे से उनकी सारी बातें सुन रहा था। कुंदन गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल हो गई थी। घर पहुंचकर हरिया ने पार्वती से सारी बात बताई तो पार्वती को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े घर के लोग और हमारे घर में रिश्ता क्यों करना चाहते हैं? तो क्या तुम मना कराए? पार्वती ने हरिया से पूछा। तो हरिया कहने लगा, कैसी बातें करती हो पार्वती, मना नहीं कर आता तो और क्या करता? तुझे नहीं पता कि सालों पहले मैं मंगल को वचन दे चुका हूँ लीला और अमर के रिश्ते के लिए। तो पार्वती कहने लगी, हाँ वही तो मुसीबत है, जाने किस घड़ी में यह वचन दे दिया। हरिया कहने लगा, आज तक तो तूने मुझे ऐसा कभी नहीं कहा, और आज बड़े घर में रिश्ता होने की बात पता चली तो तेरे भी तेवर बदल गए। हरिया चिढ़कर पार्वती से बोला। तो पार्वती इस समय तो शांत हो गई, मगर उसके मन में एक आंधी सी आ चुकी थी। लीला ने भी हरिया की सारी बातें सुनी तो वह तो पहले ही कुंदन की खराब नीयत को समझती थी, पर अब उसे और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। नरेंद्र सिंह ने प्रभा को सारी बातें बता दी और कहा, प्रभा देखो, मैं जो कर सकता था कुंदन के विवाह के लिए मैंने किया। अब मैं उस हरिया के पैर तो नहीं पकड़ सकता। बाद में प्रभा ने कुंदन को बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा भूल जा उस लीला को, मैं उससे भी ज्यादा सुंदर लड़की ढूंढकर तेरा विवाह करूंगी। कुंदन बोला, नहीं अम्मा, शादी तो मैं लीला से ही करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुंदन अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था। उसकी बातें सुनकर प्रभा डर गई थी। उसने कुंदन को बहुत समझाया, बेटा कोई उल्टा सीधा काम मत करना, मगर कुंदन कहाँ किसी की सुनने वाला था। अगले दिन कुंदन बिरजू और मोहन के साथ सीधा मंगल के खेत पर जा पहुंचा। उस समय खेत पर मंगल और सुबंसी ही थे। अमर खेतों के लिए बीज वगैरह लेने शहर गया था। कुंदन ने मंगल को बुलाकर सीधे कह दिया कि वह हरिया के घर से रिश्ता खत्म कर ले, नहीं तो उसका बड़ा बुरा अंजाम होगा। मंगल को अचानक से कुछ समझ नहीं आया और वह कहने लगा, आपसे क्या वास्ता है छोटे ठाकुर, हमारा हरिया के घर से कुछ भी संबंध हो, आपको क्या लेना देना? वह भी तो मेरे बचपन का साथी है और मेरा होने वाला रिश्तेदार भी है। कुंदन कहने लगा, वही तो समझा रहा हूं तुझे, यह रिश्तेदारी तो तू भूल ही जा, लीला से तो मेरी शादी होगी। मंगल कहने लगा, यह आप क्या कह रहे हैं, आपकी शादी? पर लीला तो मेरे होने वाले बेटे की पत्नी है, यह तो सबको पता है। उसका और अमर का ब्याह तो उनके बचपन में ही तय हो गया था। कुंदन कहने लगा, पर अब बचपन तो रह नहीं गया, अब सब बड़े हो गए हैं, तो अब पुरानी बातों को भी तुम भूल जाओ।
तभी अच्छा है, नहीं तो बड़ा बुरा अंजाम भुगतना होगा, कहकर कुंदन अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। मंगल को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन्हीं सोचों में मगन सुभंस को खेतों का ध्यान रखने के लिए कहकर वह घर की तरफ चल दिया। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि वह इस बात को अमर को बताए या न बताए, क्योंकि वह अमर के गुस्से को भी जानता था। कहीं सब कुछ जानकर वह गुस्से में कुंदन से लड़ाई न कर बैठे। मंगल जब घर पहुंचा तो वह बहुत परेशान था। तभी हरिया उससे मिलने आया और कहने लगा, क्या बात है भाई, क्या तबीयत ठीक नहीं है? अभी लक्ष्मी घर आई थी, उसने बताया कि तू आज खेतों से बहुत जल्दी आ गया है और तब से बिना कुछ खाए पिए ही लेटा हुआ है। मंगल हरिया से कुछ बताना चाहता था, तभी उसकी पत्नी आरती आकर मंगल से हालचाल पूछने लगी। फिर मंगल की ओर देखकर कहा, अरे बताते क्यों नहीं, क्या बात है? मैं कब से पूछ पूछ कर हार गई हूँ। कहा ना कुछ नहीं, मंगल ने कहा, तू जाकर खाना बना। आरती रसोई में चली गई और फिर मंगल हरिया को लेकर घर के बाहर आ गया। दोनों टहलते हुए नदी की ओर निकल गए और वहीं पर बैठकर बातें करने लगे। मंगल ने हरिया से कुंदन की सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर हरिया हैरान हो गया। इतना मना करने के बाद भी यह लोग इतना पीछे क्यों पड़े हैं? हरिया गुस्से से बोला। मंगल ने कहा, क्या मतलब? क्या तुझसे भी कुछ कहा था? तो हरिया ने कहा, हाँ, उसे ठाकुर नरेंद्र सिंह की सारी बातें मंगल को बताई। मंगल ने हरिया से कहा, अमर के आगे कुछ मत बोलना, क्या पता जाकर लड़ाई झगड़ा मोल ले और बवाल हो जाए। तब हरिया कहने लगा, मुझे तो लगता है कि अब लीला और अमर का विवाह जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। तू क्या कहता है मंगल? मंगल बोला, मुझे भी सही यही लगता है। वैसे लक्ष्मी तो अमर से छोटी ही है, पर लड़की जात को ज्यादा दिन घर बैठाना ठीक नहीं। यही सोचकर पहले उसी का ब्याह करना ही मैंने ठीक समझा था, मगर अब लगता है पहले अमर और लीला का ब्याह करना होगा। नहीं, तू हरिया कहने लगा, तू लक्ष्मी के लिए जल्दी कोई रिश्ता देख। अगर तूने यही सोचा है तो पहले उसी का ब्याह कर देंगे। तब हरिया से मंगल कहने लगा, एक जगह बात बन गई है, बस आगे की बात करके शादी का दिन रखवा देता हूँ। अब कल से मैं जोर शोर से इसी काम में लग जाऊंगा। तो मंगल ने फिर थोड़ी देर बात करने के बाद मंगल और हरिया दोनों अपने अपने घर लौट गए। अमर जब शहर से सामान लेकर लौट कर आया तो आरती ने उससे मंगल के बारे में बताया। आज पता नहीं, आरती कहने लगी, अमर तेरे बापू को क्या हुआ है जो खेतों से भी जल्दी आ गए? तब से बिना कुछ खाए पिए उदास बैठे हैं। अभी हरिया भैया भी आए थे, उनके साथ बाहर निकले हैं। तूने पूछा नहीं? अमर ने पूछा। तो वह कहने लगी, अरे बहुत पूछा, तेरे बापू ने कुछ बताया नहीं। तभी मंगल को आता देखकर दोनों माँ बेटे शांत हो गए। उसी दिन आधी रात को हरिया का पड़ोसी उसका दरवाजा पीट रहा था। हरिया ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो उसने कहा, तू यहाँ सोया पड़ा है हरिया? वहां तेरे दोस्त मंगल के खेत में किसी ने आग लगा दी। तो वह कहने लगा, हरिया क्या कह रहा है तू? वह कहने लगा, हाँ सच कह रहा हूँ, उसके सारे खेत जल रहे हैं। मंगल तो बेचारा पागल सा हो गया है, जाकर देख। हरिया तुरंत दौड़ता हुआ भागा। पार्वती और लीला भी जाग चुकी थी। यह जानकर वे दोनों बहुत परेशान हो गई। लीला ने घबराकर पार्वती से पूछा, अम्मा यह सब किसने किया होगा? पार्वती सिर पीटती हुई बोली, अब क्या पता बिटिया, हमको तो खुद ही समझ नहीं आ रहा। हरिया जब मंगल के खेत पर पहुंचा तो देखा चारों तरफ आग की लपटें छाई थी। मंगल तो बेचारा चिल्लाए जा रहा था। अमर और गांव के दूसरे लोग पानी ला ला कर खेतों में डाल रहे थे, पर अब यह आग बुझने वाली कहाँ थी। आखिरकार सारे खेत जलकर राख हो गए। यहाँ तक कि मंगल के खेतों के आसपास के खेतों तक भी आग पहुंच चुकी थी। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। अगले दिन जब हरिया और पार्वती मंगल के घर उसे दिलासा देने पहुंचे तो मंगल और आरती बहुत रो रहे थे। कल तक तो मंगल ने सारी बातें छुपा रखी थी, मगर आज उसने गुस्से में सब बक दिया। मुझे पता है यह सब किसने किया है, यह सब उसी कुंदन की हरकत है हरिया। उसकी बात पर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे।
पर हरिया को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह मन ही मन कल रात में ही सब समझ गया था कि यह कुंदन की हरकत है। तब आरती भी आश्चर्य से कहने लगी, यह आप क्या कह रहे हो? भला वह क्यों हमारे आग खेतों में लगाने लगा? तब मंगल कहने लगा, मैं सही कह रहा हूं, यह उसी कमीने की हरकत है। अब अमर भी हैरानी से पूछने लगा, बापू, कुंदन भला हमारे खेतों को आग क्यों लगाने लगा? तब मंगल ने बताया, क्योंकि उसकी नीयत खराब है। और फिर उसने जो सबके सामने सारी बातें बता दी। उसकी बातें सुनकर अमर एकदम भड़क गया, मगर किसी तरह हरिया ने समझा बुझाकर अमर को शांत किया। अमर थाने में रिपोर्ट करने की जिद करने लगा। वह कुंदन को ऐसे नहीं छोड़ना चाहता था। शुभंस ने भी बताया कि उसने आग लगने से थोड़ी देर पहले कुंदन और उसके दोनों साथियों को मंगल के खेत की ओर जाते हुए देखा था। आखिर सब रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गए। वहां पर इन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा इन्हीं लोगों को डांट डपट कर वापस भगा दिया गया। अमर समझ गया कि पुलिस वाले ठाकुर नरेंद्र सिंह का बेटा होने के नाते कुंदन के खिलाफ कुछ नहीं करने वाले। सब लोग वापस घर लौट आए, पर अमर शांत रहने वाला नहीं था। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और दोबारा से थाने पहुंचा, तो मजबूरी में वहां पर कुंदन के खिलाफ रिपोर्ट लिखनी पड़ी। कुछ सिपाही ठाकुर नरेंद्र सिंह के घर पहुंचे। नरेंद्र सिंह को जब इस बात का पता चला कि किसी ने मंगल के खेत में आग लगा दी है, मगर उसे इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि यह काम कुंदन ने किया होगा। नरेंद्र सिंह को जब यह बात पता लगी कि यह कुंदन की हरकत है, तो वह भी उसके ऊपर भड़क गए। किसी तरह से बात को संभालते हुए उन्होंने पुलिस वालों को वहां से भेज दिया और फिर कुंदन के कमरे की ओर बढ़े। नरेंद्र सिंह कुंदन के कमरे में पहुंचते ही उसके ऊपर बरस पड़े। पहले तो कुंदन बराबर इस बात को नकारता रहा कि उसने यह सब कुछ नहीं किया, मगर नरेंद्र सिंह के कड़े तेवर के आगे उसे सच्चाई माननी ही पड़ी। प्रभावी पति की आवाज सुनकर वहां आ गई थी। घर के नौकर भी इकट्ठे हो गए थे, जिनको प्रभा ने उसी समय डांट कर वहां से भगा दिया। नरेंद्र सिंह गुस्से में प्रभा से बोले, इसे फिर शहर इसकी बुआ के घर ही भेज दो, अपनी आगे की पढ़ाई वहां पर करे और फिलहाल वहीं रहे। यहाँ गांव में रहने की अभी कोई जरूरत नहीं है। कुंदन डरते डरते बोला, पर बाबूजी, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं रहना है। तब नरेंद्र सिंह ने कहा, यहीं रहेगा तो फिर जेल में ही जाएगा। उससे अच्छा है कि अभी यहाँ से निकल और अब वहीं अपनी पढ़ाई जारी रख। तब तक मैं यहाँ पर मामले को ठंडा करने की कोशिश करता हूँ। आखिरकार कुंदन को पिता की बात माननी पड़ी। अगले दिन सुबह ही वह शहर के लिए निकल गया। कुंदन के जाने के बाद नरेंद्र सिंह ने बात को रफा दफा करने की बहुत कोशिश की। वह खुद मंगल और गांव वालों से मिलने आए और कुंदन की तरफ से बहुत माफी मांगी, साथ ही पूरा हर्जाना देने को भी तैयार थे। किसी तरह से मामला ठंडा हुआ और नरेंद्र सिंह ने पूरा हर्जाना मंगल को दिया। कुछ दिनों बाद जब यह मामला शांत हो गया, तो मंगल ने तेजी से दौड़ धूप करके लक्ष्मी की शादी का दिन तय कर दिया। जल्दी ही लक्ष्मी की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। लक्ष्मी की शादी होते ही मंगल और हरिया ने तुरंत अमर और लीला की शादी का दिन भी तय कर दिया। शादी का दिन तय होने से लीला और अमर बहुत खुश थे। पार्वती ने लीला से कहा, देख बिटिया, 1 महीने बाद तेरा ब्याह का दिन तय हो गया है। तब तक अमर से बिल्कुल भी मत मिलना और न ही अब सहेलियों के साथ गांव में इधर उधर घूमने की जरूरत है। पर लीला के लिए तो 1 महीना 1 साल के बराबर था। वह किसी तरह अपनी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने जाने के बहाने अमर से मिलने पहुंच गई। अमर कहने लगा, लीला, अब तो खुश है ना? अब तो ब्याह की तारीख भी पड़ गई है। 1 महीने बाद अब यह छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लीला जो अमर को चिढ़ाते हुए बोली, मैं तो पहले भी खुश थी, मैं कब दुखी थी? तो अमर ने कहा, अच्छा, तो कहीं इस ब्याह से तेरी खुशी फीकी तो नहीं पड़ गई? अमर भी उससे मजाक करके बोला। तो वह कहने लगा, सच कहता हूँ लीला, सालों बाद हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। कब से मैं तुझे अपनी दुल्हन के रूप में देखना चाहता था।
लीला की सहेलियां जो उसके साथ आई थीं, वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी थीं। वह अमर और लीला को देखकर बस आपस में हंसी ठिठोली कर रही थीं। उन्हें हंसता देखकर लीला को शर्म आ रही थी। उसने कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, देखो वो सब कैसे हंस रही हैं। अमर ने पूछा, अब कब मिलोगी? लीला हंसते हुए बोली, ब्याह के बाद। उससे तो अभी 1 महीना है, तो क्या तब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगी? लीला ने कहा, हाँ अम्मा ने कहा है कि ब्याह से पहले मैं तुमसे एकदम नहीं मिलूं, समझे? लीला जाते जाते बोलती जा रही थी। फिर वह तेजी से अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। पार्वती इस शादी से बहुत खुश नहीं थी। हालांकि पहले पार्वती को कोई ऐतराज नहीं था, मगर अब कहीं ना कहीं उसके मन में कुंदन का रिश्ता ही घूमता रहता था। वह यही सोचती थी, वहां पर शादी होती तो मेरी बेटी राज करती, पर हरिया, लीला और बाकी सबके सामने उसकी चलने वाली नहीं थी, इसलिए वह चुप ही बैठी रही। कुछ ही दिनों में लीला और अमर की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। उस घटना के बाद से कुंदन शहर से नहीं लौटा। नरेंद्र सिंह ने उसे गांव आने की इजाजत ही नहीं दी। अमर की बड़ी बहन कांता और लक्ष्मी शादी में कुछ दिनों बाद जो यहीं पर रही, दोनों लीला के आसपास ही लगी रहती थी। लीला को भाभी के रूप में पाकर दोनों बहुत खुश थीं। आरती भी बचपन से लीला को बेटी की तरह ही प्यार करती थी। वह भी बहुत खुश थी। समय ऐसे ही बीत रहा था। कुछ महीनों बाद लीला मां बनने वाली थी। अमर बहुत खुश था। आरती और मंगल को जब यह बात पता चली तो वह भी खुशी से झूम उठे। घर में सालों बाद कोई छोटा बच्चा आने वाला था। कुछ महीनों बाद लीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। आरती ने तो खूब गाना बजाना किया। उसने हरिया और पार्वती को भी बुलवाया और अपनी दोनों बेटियों को भी बुलाया। लक्ष्मी और कांता तो अपनी सहेलियों के साथ ढोलक पर खूब नाची थी। खूब गाना बजाना हुआ। सबको मिठाइयां बांटी गई। बड़े प्यार से आरती ने बच्चे का नाम कान्हा रखा। धीरे धीरे कान्हा 2 साल का हो गया था। मंगल दिन भर बच्चे को पीठ पर बैठाकर घुमाता रहता था। वह रोज शाम उसे घुमाते हुए एक बार हरिया के घर जरूर ले जाता था। हरिया और मंगल दोनों उसके साथ खेलते। पार्वती को भी बच्चे से बहुत प्रेम था। एक दिन हमेशा की तरह खेतों पर जाने से पहले अमर नदी में नहाने गया। उस समय नदी पर 1-2 लोग ही नजर आ रहे थे, क्योंकि सुबह का वक्त था। नहाते समय अचानक अमर को महसूस हुआ कि कोई उसके पैर नीचे की ओर खींच रहा है। वह घबराकर पैरों को ऊपर खींचने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उसे ऐसा लगा जैसे 2-3 लोग उसे नदी में खींचे ले जा रहे हैं। वह छटपटाता रहा, पर कितनी भी कोशिश करके वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। इधर अमर को गए हुए जब बहुत देर हो गई तो लीला ने आरती से कहा, अम्मा, अमर को गए हुए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं लौटे हैं, बड़ी चिंता हो रही है। क्यों जी? जो आरती मंगल से कहने लगी, जाओ जरा देख कर तो आओ। सही बात है, रोज तो कब का आ जाता है अमर, पर आज बड़ी देर हो गई है। आरती भी परेशान होती हुई मंगल से जाने के लिए कहने लगी। उसकी बात जो सुनकर मंगल तुरंत अमर को देखने के लिए निकल पड़ा। मंगल जब नदी पर पहुंचा तो वहां पर अमर कहीं नजर नहीं आया। मंगल ने कई लोगों से पूछा जो वहां आसपास दिखाई दे रहे थे, तो 1-2 लोगों ने बताया कुछ देर पहले अमर को नदी की ओर जाते देखा था। उससे ज्यादा कोई कुछ नहीं बता सका। मंगल को लगा कहीं अमर घर आने की बजाय सीधे खेत पर तो नहीं चला गया, और वह खेतों की ओर उसे देखने चला गया। खेत पर पहुंचकर भी जब अमर कहीं नहीं दिखाई दिया तो मंगल को चिंता होनी शुरू हो गई। मंगल ने आसपास के लोगों से भी पूछा, पर कुछ पता नहीं चला। मंगल को परेशान देखकर लोग उसके साथ इकट्ठे होकर अमर को ढूंढने लगे। धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोग अमर को ढूंढने में लग गए। गांव के कुछ बुजुर्गों ने सलाह दी कि अब नदी के अंदर भी एक बार देखना चाहिए। उनकी बात सुनकर मंगल एकदम घबरा गया। हरिया भी अब मंगल के साथ अमर को ढूंढने में लगा हुआ था। वह बराबर मंगल को दिलासा देता रहा, मगर अब नदी में ढूंढने के अलावा कोई और चारा भी तो नहीं था।
आखिरकार गांव के कुछ तैराकी में माहिर लोगों को नदी में उतारा गया। बहुत देर तक तो कुछ पता नहीं चला, मगर तभी एक लड़का चिल्लाया, यहाँ पर कोई पड़ा है। सुनते ही मंगल का दिल धक से रह गया। फिर सभी ने मिलकर उसे बाहर निकाला। तभी कोई चिल्लाया, अरे यह तो अमर है, सांसें बंद हो चुकी हैं अब इसकी। सुनते ही मंगल दौड़कर आया और वह अमर को देखते ही बेहोश होकर गिर पड़ा। हरिया उसे संभालने में लग गया। हरिया के ऊपर भी तो पहाड़ टूट पड़ा था। जान से प्यारी इकलौती बेटी का सुहाग उजड़ गया था। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। पूरे गांव में जैसे तूफान सा आ गया था। अमर की लाश को लेकर जब सब घर पहुंचे तो लीला और आरती उसे देखते ही दहाड़े मार मार कर रोने लगी। लीला तो अमर के पास बैठी पागलों की तरह रोई जा रही थी। उसे इस समय किसी का भी ख्याल नहीं था। अमर का 2 साल का बेटा कान्हा अपने पिता के पास बैठा खेल रहा था। उसे तो कुछ भी नहीं पता था कि आज उसके सिर से पिता का साया उठ चुका था। चारों तरफ गम का माहौल पसरा हुआ था। गांव के एक आदमी ने मंगल से पूछा, लेकिन भाई, अमर तो हमेशा ही नदी पर नहाने जाता था। गांव का कोई बच्चा नहीं जो नदी में कभी नहाने ना जाए। अमर तो तैरना भी जानता था, फिर यह सब कैसे हुआ? पता नहीं, मंगल ने कहा। हमारी कुछ समझ में नहीं आता। साल भर का था तब से उसे नदी पर लेकर जाया करता था। ना कोई आंधी आई ना कोई तूफान, फिर यह कैसे हुआ समझ में नहीं आ रहा। और यह कहकर मंगल फूट फूट कर रोने लगा। अमर की मौत की खबर पाते ही उसकी बहनें भी भागकर गांव पहुंची। दोनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। कई दिनों तक घरों में रोना पीटना मचा रहा। इस दौरान हरिया और पार्वती बराबर लीला के घर आते रहे। पार्वती और हरिया भी इस दुख से टूट चुके थे। जवान बेटी विधवा हो गई थी। यह उनके लिए बहुत बड़े गम की बात थी। अमर को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे कि गांव भर के लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी। सभी लोग लीला को अपशगुनी कहने लगे। आरती जब भी घर से बाहर निकलती, सब औरतें बातों बातों में उसे भड़काने लगी। तेरी बहू के पांव सही नहीं थे, उसका भाग्य खराब था, तभी तो तेरे बेटे की जान चली गई। सबकी बातों में आकर आरती का बर्ताव लीला के साथ बहुत बदल गया। अब वह अपने इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार लीला को ही समझने लगी थी। लीला की ननदें भी अब उसके साथ पहले की तरह प्रेम से नहीं रहती थी। बात बात पर उसका अपमान करने लगी थी। कुछ दिनों बाद उसकी ननदें तो अपने अपने घर चली गईं, मगर उसकी सास आरती का बुरा बर्ताव लीला के साथ बढ़ता ही जा रहा था। मंगल ने कई बार आरती को समझाने की कोशिश की, पर वह उल्टा पति को ही लीला के खिलाफ भड़काने लगती थी। लीला तो अमर के गम में पागल हो रही थी। अमर उसका बचपन का प्यार था। वह दिन रात अमर को याद करके रोती रहती थी। ऊपर से उसकी सास आरती उसे डांडस रख बंधाने के बजाय उल्टा उसे ही दोषी बना रही थी। एक दिन ऐसे ही आरती लीला को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। तभी हरिया वहां पहुंच गया और उसने अपने कानों से सब सुना। उसने आरती से उसी समय कहा, भाभी, मेरी बेटी को यह सब क्यों सुना रही हो? उसने क्या गलती की है? तभी आरती, जो अभी तक हरिया का लिहाज करती थी, मगर अब बात सामने आमने सामने हो गई थी तो वह भी चुप ना रही। उसने तुरंत पलटकर कहा, तो और किससे सुनाऊं? मनहूस से ये जाने कौन सी घड़ी में इस अभागी को ब्याह कर अपने घर में लाई थी। अरे मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम लोगों के घर से रिश्ता नहीं करती। तब हरिया की आंखों में आंसू आ गए यह सुनते हुए, और उसने कहा, ऐसा ना कहो भाभी, मेरी बेटी अभागी नहीं है। तो आरती चिल्ला कर कहने लगी, तो अपने साथ ले जाओ इसे। पता नहीं इस मनहूस के कारण हम लोगों के साथ और क्या क्या बुरा होना बचा है। हरिया से बेटी की हालत देखी नहीं गई। आखिरकार उसने सोच लिया, अब मैं लीला को इस घर में नहीं रहने दूंगा और उसे वापस अपने साथ ले जाऊंगा। फिर हरिया ने लीला से कहा कि अब वह यहाँ से चले। अब उसे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लीला की सास आरती यही चाहती थी। पर लीला जाने को तैयार नहीं हुई। हरिया अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने पार्वती से सारी बातें बताई तो पार्वती यह सुनकर एकदम से भड़क गई।
पार्वती ने पहले भी गांव के कुछ लोगों से यह बात सुन रखी थी और आरती का व्यवहार लीला के साथ अच्छा नहीं है, मगर अब तो हरिया की आंखों देखी बात जो बताई थी, पार्वती एक पल को भी वहां नहीं रुकी। उसी समय पार्वती हरिया के साथ लीला को लेने पहुंच गई। लीला ने फिर मना किया, पर आरती ने उसे चले जाने को कहा। इसी बात पर पार्वती और आरती में बहुत कहासुनी हो गई। पार्वती लीला को लेकर वहां से आ गई। लीला के जाने के बाद आरती को कोई दुख नहीं था। हाँ, कान्हा के जाने का उस आरती को दुख जरूर था, मगर वह लीला से छुटकारा पाने के लिए कान्हा से दूर होना भी बर्दाश्त कर सकती थी। मंगल को जब यह सारी बात पता चली तो वह भागा भागा हरिया के घर आया। मंगल ने पार्वती और हरिया से आरती की तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांगी। फिर मंगल ने भी खुद ही कह दिया कि लीला का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह हर दिन लीला की दुर्दशा देखने को मजबूर था। कम से कम लीला यहाँ रहेगी तो उसे आरती के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। लीला ने कभी नहीं सोचा था जो सास उसे माँ की तरह प्यार देती थी, आज वह उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है, उसे अपने घर से ही निकाल देगी। दिन भर हंसने बोलने वाली लीला अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। उसके अंदर जीने की इच्छा मर चुकी थी, पर सभी लोग उसे यही कहते थे कि कान्हा का मुख देखकर जी लेना, तुम्हारे पास तो यही एक सहारा है। इसी दौरान कुंदन गांव वापस आ गया। पहले तो नरेंद्र सिंह उसे वापस नहीं बुलाना चाहते थे, मगर बेटे के प्यार में मजबूर माँ प्रभा ने फिर किसी तरह नरेंद्र सिंह को इस बात के लिए मना लिया कि कुंदन गांव वापस आ जाए। आखिरकार उन्होंने कुंदन को आने की इजाजत दे दी, मगर जब कुंदन लौटा तो वह बहुत बदल चुका था। अब वह पहले की तरह घमंडी नहीं रह गया था। गांव में हर किसी की मदद करता और नरेंद्र सिंह के खेतों पर जाकर वहां का काम देखने लगा। एक दिन पार्वती की तबीयत ठीक नहीं थी, हरिया भी घर पर नहीं था। लीला ही पीने का पानी लेने कुएं पर गई थी। लीला जैसे ही पानी भरकर मुड़ी तो सामने कुंदन को खड़ा देखा। लीला ने उसे देखकर मुंह फेर लिया और जाने को आगे बढ़ी। तभी कुंदन ने उसे रोककर पूछा, कैसी हो लीला? लीला कुछ नहीं बोली और वह फिर आगे बढ़ी। तो कुंदन बोला, सुनो तो, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ लीला। मैंने बहुत बड़ा गलत किया था अमर के खेतों में आग लगाकर। सच कह रहा हूँ लीला, बड़ा पछतावा हो रहा मुझे। अमर की मौत का सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। लीला के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह कुंदन बोले जा रहा था, मुझे तेरा यह हाल देखकर बड़ा दुख होता है लीला। इतनी सी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई। सुना तेरी सास ने भी तुझे घर से निकाल दिया। कैसे बिताएगी अब पूरा जीवन? अब की बार लीला के चेहरे पर गुस्से का भाव आ गया था। उसने घूर कर कुंदन की ओर देखा और कहा, बिता लूंगी अपना पूरा जीवन, पर आप क्यों इतनी चिंता करते हो? मेरे पास मेरा बेटा है, उसी के सहारे जीवन जी लूंगी। कहकर लीला आगे बढ़ गई। कुंदन उसे दूर तक जाते हुए देखता रहा। कुंदन ने एक बार फिर अपने घर में वही सारी बातें करनी शुरू कर दी थी। यह सुनकर उसकी माँ प्रभा, जो लीला से शादी करवाने की जिद करने लगा था, उसकी माँ प्रभा तो यह सुनते ही गुस्से में आ गई थी और वह कहने लगी थी, क्या तेरे लिए लड़कियों की कमी पड़ गई है जो तू उस विधवा से विवाह करेगा? गांव भर के लोग उसे अभागी कहते हैं। पर कुंदन कहने लगा, अम्मा तुम तो जानती हो, मैं लीला से पहले ही शादी करना चाहता था। उसके पीछे ही मुझे यह गांव भी छोड़ना पड़ा। आज जब तकदीर ने मुझे फिर से मौका दिया है तो तुम मेरा साथ क्यों छोड़ रही हो? और क्या एक विधवा की शादी नहीं हो सकती? शहर में तो लोग ऐसा नहीं सोचते, पर प्रभा कहीं से भी इस बात के लिए तैयार नहीं हो रही थी। कहने लगी, वह यह शहर नहीं है बेटा, यह गांव है। और चल, अगर एक बार तेरी बात मान भी लूं तो भी उसका एक बेटा है, तो क्या एक बच्चे की माँ को मैं अपनी बहू बनाकर लाऊंगी? तेरे पिताजी कभी नहीं मानेंगे इस बात को। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब नरेंद्र सिंह दरवाजे के पास खड़े यह सब सुन रहे थे। अचानक वह अंदर आकर बोले, मैंने तुम्हें शादी के लिए कितनी लड़कियों की फोटो भिजवाई थी, पर तुमने किसी को पसंद नहीं किया। अब जल्दी से किसी को पसंद करो तो तुम्हारी शादी करके यह सब तमाशा खत्म करें। कहकर नरेंद्र सिंह वहां से चले गए। कुंदन उनके सामने तो कुछ नहीं बोल पाया, मगर उनके जाते ही प्रभा से बोला, अम्मा मैं शादी करूंगा तो लीला से।
नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारा रहूंगा। प्रभा ने उसकी बात सुन अपना माथा पीट लिया। तभी बिरजू और मोहन कुंदन से मिलने के लिए आए और उनसे बात करने जो कुंदन चला गया। तभी एक दिन लीला रसोई में खाना बना रही थी और कान्हा कमरे में बैठा कुछ खिलौने से खेल रहा था। खेतों की कटाई का काम चल रहा था, इसलिए पार्वती भी हरिया के साथ खेतों पर कटाई में लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब लीला रसोई से निकली तो उसने देखा कान्हा कहीं नहीं दिख रहा था। लीला उसे घर में न पाकर एकदम परेशान हो गई। वह चारों तरफ कान्हा को ढूंढने लगी। लीला ने कान्हा को बहुत ढूंढा और कई लोगों से पूछा, पर कोई कुछ नहीं बता सका। उस समय शाम का अंधेरा हो चुका था, शायद इसलिए किसी ने कुछ नहीं देखा था। लीला भागती हुई खेतों की ओर हरिया और पार्वती को यह बताने के लिए जा रही थी। तभी सामने से कुंदन आता दिखा और बोला, क्या बात है लीला, ऐसे भागी कहाँ जा रही हो? लीला कुछ नहीं बोली। तभी मोहन ने कहा, अरे आपको पता नहीं कुंदन भैया, लीला का बेटा कहीं खो गया है, उसी को ढूंढ रही है। उसकी बात सुन कुंदन ने उसे मारना शुरू कर दिया। अरे क्या हो गया भैया? वह कहने लगा, हमको क्यों मार रहे हो? तब कुंदन ने कहा, साले इतनी बड़ी बात तू मुझे अब बता रहा है? चलो लीला, मैं भी ढूंढता हूँ तुम्हारे बेटे को। कुंदन हमदर्दी जताता हुआ बोला। लीला ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से वह चली गई। लीला ने जब हरिया और पार्वती को यह बात बताई तो वे दोनों भी काम छोड़कर बच्चे को ढूंढने में लग गए। आसपास के खेतों में लगे लोगों ने भी जब यह सुना तो वह भी बच्चे को ढूंढने लग गए। कुंदन भी सब लोगों के साथ बच्चे को ढूंढने में ऐसे लग गया था मानो वह कितना सगा हो। दुख में जो साथ दे वही अपना सा लगता है, इसलिए हरिया ने भी कुंदन से कुछ नहीं कहा। काफी खोजबीन हुई मगर बच्चे का कोई पता नहीं चला। लीला का रो रो कर बुरा हाल था। पार्वती और उसके घर के आस पड़ोस की कुछ औरतें लीला को डांडस बंधाने में लगी हुई थी। उधर आरती ने फिर लीला को गालियां देनी शुरू कर दी। अभागी पहले मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे कान्हा को भी। मेरा कान्हा जाने कहाँ चला गया है, एक बच्चे तक को न संभाल पाई मनहूस, और जाने क्या क्या लीला के लिए बकती रही। मंगल तो बस परेशान होकर बच्चे को ढूंढने में ही लगा रहा। सुबह तक बच्चे का कोई पता नहीं लगा। हार कर लोगों ने गांव की नदी और जितने भी कुएं थे उनके अंदर भी देखना शुरू कर दिया। चाहे ठाकुर या गांव के एक दो बड़े लोगों के घर के घेरे के अंदर का कुआं था या फिर गांव का सार्वजनिक कुआं, सब जगह बच्चे को ढूंढ लिया मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। कान्हा को गुम हुए कई दिन हो गए थे। लीला अब एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसके जीवन में अब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी। इस बीच हरिया के परिवार का दुख बांटने के बहाने अक्सर ही कुंदन उसके घर पर आने लगा। हरिया तो कुंदन को पसंद नहीं करता था मगर पार्वती उसे बड़ा मान देती थी। कभी कभी पार्वती और हरिया दोनों ही खेत में काम के लिए गए रहते थे तो लीला घर में अकेली रहती थी। तो भी कुंदन किसी भी बहाने से आता और वह लीला से बात करने की बहुत कोशिश करता, पर लीला उससे कभी बात नहीं करती थी। लीला सीधे उसे यह कहकर वापस कर देती, अम्मा और बापू घर पर नहीं है। फिर भी कुंदन लीला से बहाने बहाने से बातें करने की कोशिश करता। इधर गांव में जाने कौन कुंदन और लीला के बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाने में लगा था। एक चिंगारी को आग बनते देर नहीं लगती। वही हुआ, लीला की बड़ी बदनामी शुरू हो गई। पहले पति गया, फिर बेटा गुम हो गया, अब मान सम्मान भी नहीं बचा। हरिया और पार्वती के कानों में जब यह बात पड़ी तो उन्हें समझ नहीं आया आखिर इस तरीके से कौन यह सब बातें फैला रहा है। हरिया ने एक दिन कुंदन से हाथ जोड़कर कह दिया कि अब वह उनके घर ना आया करे क्योंकि गांव के लोग बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। तभी कुंदन ने मौका देखकर हरिया और पार्वती के आगे अपनी मन की बात कह दी कि वह लीला के दुख में जो बड़ा दुखी है और लीला से शादी करके उसका जीवन संवारना चाहता है। यह सुनकर हरिया को बहुत बुरा लगा, पर तभी पार्वती ने कुंदन से कहा, पर बेटा लीला एक विधवा है और तुम्हारे घर वाले लीला को नहीं अपनाएंगे। पार्वती की बात सुनकर हरिया उसे डांटता हुआ बोला, क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि वह यह ब्याह करना चाहेगी और यह ब्याह हो सकता है? तो पार्वती कहने लगी, इसमें गलत क्या है? कुंदन ने भी कहा, तो इसमें गलत क्या है चाचा? तुम ही सोचो, इस तरह से लीला कैसे अपना पूरा जीवन बिताएगी? आज तो चलो तुम और चाची हो, पर कल को जब तुम लोग नहीं होंगे तो कौन उसका सहारा होगा? ना पति है ना बच्चा है। कुंदन हरिया को समझाता हुआ बोला,
पार्वती ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और कहा, सही तो कह रहा है जी कुंदन, हमारी बेटी की जो बदनामी हो रही है, तो ऐसे में अगर कुंदन बाबू उससे विवाह कर लेंगे तो गांव में किसी की हिम्मत नहीं जो हमारी लीला को कुछ भी बोल सकेगा। दोनों ने मिलकर हरिया को इतना समझाया कि हरिया को उनकी बातें सोचने को मजबूर होना पड़ा। हालांकि उस समय हरिया ने कुंदन को वहां से जाने के लिए कह दिया। कुंदन के जाने के बाद पार्वती और हरिया के मन में दिन रात कुंदन की बातें घूम रही थी। पार्वती तो इस शादी के लिए पूरी तरह तैयार थी, मगर हरिया ने हाँ नहीं की थी। पार्वती हरिया को बराबर समझाती रहती, सुनो जी, क्या गलत कहता है कुंदन, हमारी बेटी दिन रात दुख में पड़ी रहती है, उसका दुख तो मुझसे देखा नहीं जाता। अगर कुंदन से लीला का विवाह हो जाए तो लीला फिर से एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। हरिया कहता, पर गांव वाले? तो पार्वती कहती, तुम कैसे बाप हो, तुम्हें अपनी बेटी की खुशी नहीं दिखती, गांव वालों की बातें दिख रही हैं। आखिरकार पार्वती के बार बार समझाने पर हरिया ने हाँ कर दी। हरिया ने पार्वती से कहा कि मैं तो कुंदन और लीला के विवाह के लिए तैयार हो जाऊं, पर क्या लीला यह विवाह करने को मानेगी? तब पार्वती हरिया की बात सुनकर सोच में पड़ गई। पार्वती ने जब लीला से कुंदन के इरादे के बारे में बताया तो लीला को माँ के ऊपर बहुत ही गुस्सा आने लगा और कहने लगी, अम्मा तुमने ये बात पूछी भी कैसे? मैं मर जाऊंगी मगर कुंदन क्या किसी के साथ भी विवाह नहीं करने वाली। पार्वती कहने लगी, पर बिटिया कैसे इतना लंबा जीवन बिताएगी? फिर यह भी तो देख कि अकेली औरत के ऊपर उंगली उठाते लोगों को वक्त नहीं लगता। अभी तेरे और कुंदन को लेकर ही गांव में कैसी कैसी बातें फैल रही हैं। यह ब्याह हो जाए तो फिर कोई तुम पर उंगली नहीं उठा पाएगा। लीला ने कहा, अम्मा क्या मैं तुम लोगों पर बोझ बन गई हूँ? और लीला ने अपनी सूनी आंखों से माँ को एकटक निहारते हुए पूछा। तो पार्वती कहने लगी, नहीं बिटिया, ऐसा कभी ना सोचना, मैं तो इसलिए कह रही थी, अभी तो मैं हूँ, तेरे बापू हैं, कल को हम लोग नहीं रहेंगे तो किसके सहारे रहेगी? लीला किसी तरह से माँ की बात मानने को तैयार नहीं थी। वह कहने लगी, मैं रह लूंगी मगर विवाह नहीं करूंगी। पार्वती ने तो लीला को मनाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर कुंदन हार मानने वालों में से नहीं था। इधर जब से मंगल के खेतों पर एक बार आग लगी थी, तब से मंगल रात में सोने से पहले एक चक्कर खेतों की ओर जरूर देख कर आता था। कभी कभी वह खुद न जाकर सुभंस से कहता था कि वह देख कर आए। एक दिन ऐसा हुआ, सुभंस रात में खेतों को देखने जा रहा था। जब वह वापस जाने लगा तो रास्ते में उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देने लगी। सुभंस उस रास्ते पर न जाकर नरेंद्र सिंह के खेतों के रास्ते से घर की ओर जाने लगा। वह जैसे ही नरेंद्र सिंह के गन्ने के खेतों के पास से गुजरा, तभी वहां पर कुछ लोगों की बातें करने की आवाज आई। उनकी बातों में लीला का नाम आने पर सुभंस ने धीरे से खेत में झांक कर देखा तो वह हैरान रह गया। कुंदन, बिरजू और मोहन आराम से बैठे शराब पी रहे थे। उनके पास शराब की बोतलें पड़ी थी। कुंदन तो बहुत नशे में नहीं लग रहा था, मगर बिरजू और मोहन दोनों ज्यादा नशे में थे। सुभंस धीरे से वहीं खेतों की आड़ लेकर उनकी बातें सुनने लगा तो वह कह रहे थे, वाह कुंदन भैया, तुमने तो सारा मामला ही पलट दिया। अरे हम तो कहते हैं भैया, लीला की ब्याह के पहले ही मार दिया होता उस अमर को, तो इतने दिन के बाद यह करने की क्या जरूरत थी? बिरजू लड़खड़ाती आवाज में कुंदन से कह रहा था। तो कुंदन बोला, तू बेवकूफ है एक नंबर का, तूने देखा नहीं था मंगल के खेतों पर आग लगाने का मामला कितना उछला था? बात पुलिस तक पहुंच गई थी और पिताजी तो मुझे गांव में रुकने ही नहीं दे रहे थे। अगर उसी समय मैं यह करता तो सबको मेरे ऊपर शक हो जाता। तो वह कहने लगा, कैसा शक कुंदन भैया? बिरजू ने बड़े आश्चर्य से पूछा था। अरे कुंदन कहने लगा, वही, वह अमर तो सालों से नदी में नहाने जाता था। कोई यकीन नहीं करता कि वह डूबकर मरा होगा, लेकिन इतने साल के बाद जब यह घटना हुई तो लोगों को मजबूरन यह मानना ही पड़ा कि वह डूबकर मर गया होगा। इसलिए तो मैंने तुम लोगों से कहा था कि किसी को पता ना चलने देना कि मैं उस दिन गांव में आया था। कहते हुए कुंदन जोर जोर से हंसने लगा। बिरजू और मोहन भी हंस रहे थे। तभी बिरजू बोला, लेकिन भैया वह बड़ा ताकतवर था, हम तीन मिलकर भी उसे पानी में नहीं घसीट पा रहे थे। मुझे तो एक बार को लगा कि वह बाहर ही निकल जाएगा और डर सा लगा था।
लेकिन किसी तरह से उसकी सांस रुकी, तब जाकर कलेजे को ठंडक पड़ी। तब वह दांत पीसते हुए कुंदन बोला, साला बहुत कूद रहा था ना, उसके खेतों में आग लगा दिया था तो वही गांव वालों को लेकर थाने पहुंच गया था। तब वह कहने लगा, ठीक है भैया, तुम तो अपने रास्ते का सारा कांटा ही निकाल लिया। अब लीला के बच्चे तक को नहीं बख्शा, उसे भी नदी में फेंक दिया। पर बच्चे की लाश गांव वालों को नदी में मिली कैसे नहीं? मोहन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। तो कुंदन बोला, अबे छोटा सा बच्चा था, बहकर आगे निकल गया होगा, बिरजू ने कहा। तब वह बोला, क्या बताएं, लीला शादी के लिए अब भी तैयार नहीं है। कुंदन कहने लगा, मेरे प्यार को समझती ही नहीं है। मैंने वह भी किया जो नहीं करना चाहता था। तुम दोनों के जरिए मुझे गांव वालों के सामने अपने और लीला के बारे में उल्टी सीधी बातें भी फैलानी पड़ी, जिससे कि वह बदनामी के डर से ही मेरे पास मुझे अपनाने के लिए आ जाए। उसके पास कोई और चारा न बचे। उसके माँ बाप से बात कर ली, इतना सब कुछ किया, पर कुंदन फिर मायूस होकर बोला, सब बेकार है। यह सब सुनकर सुबंस का कलेजा मुंह को आ गया। उसने अपने मुंह को खुद ही अपने दोनों हाथों से दबाकर रखा था। वह धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ा। सुबंस भागकर लीला से सब कुछ बताना चाहता था। उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है जिससे वह अनजान है। लेकिन जैसे वह भागा, कुंदन को कुछ शंका हुई। वह जल्दी से उठकर गन्ने के खेत से बाहर निकला। कुंदन ने देखा कोई भाग रहा था तो वह जोर से चिल्लाया, पकड़ो उसे। तीनों ने दौड़कर सुबंस को पकड़ लिया। यह तो सुबंस है। क्यों बे? कुंदन जो उसका कॉलर पकड़कर कहने लगा, हमारी बातें सुन रहा था छुपकर, कहाँ जा रहा था भागकर? तो सुबंस ने कहा, हम लीला भाभी को यह सब बताएंगे। तुमने जो गंदा खेल खेला है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए। सुबंस जो निडरता से अपने आप को छुड़ाता हुआ बोला था। तब कुंदन ने जेब से चाकू निकाल लिया और बोला, अच्छा बताएगा? और बिरजू और मोहन से, जो नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए भी उसे पूरी ताकत से पकड़े हुए थे, कुंदन ने उनसे कहा कि पकड़ो इसे। और चाकू को देखकर सुबंस घबरा गया। कुंदन ने बड़ी बेदर्दी से सुबंस के पेट में चाकू घोंप दिया। सुबंस वहीं पर चीखकर गिर पड़ा। उसके गिरते ही कुंदन ने कहा, भागो यहाँ से, नहीं तो कोई आ गया तो देख लेगा। तीनों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, तब तक सुबंस किसी तरह उठकर वहां से भागने लगा। कुंदन ने अचानक जब सुबंस को भागते हुए देखा तो वह उसके पीछे दौड़ा। बिरजू और मोहन ज्यादा नशे में थे और भाग नहीं पा रहे थे। सुबंस थोड़ा आगे निकल चुका था। भागते हुए लीला के घर पहुंचा। पार्वती और हरिया गहरी नींद सो रहे थे। लीला को नींद नहीं आ रही थी, वह जगी हुई थी। सुबंस ने दरवाजा खटखटाया तो लीला ने जैसे ही दरवाजा खोला, सुबंस उसके आगे गिर पड़ा। कुंदन परेशान होकर सुबंस को ढूंढते हुए लीला के घर की ओर बढ़ा। नशे में होने के कारण वह सही से भाग नहीं पा रहा था। जब थोड़ी देर में लीला के घर के पास पहुंचा तो देखा वहां पर भीड़ इकट्ठी हो रही थी। कुंदन बहुत डर गया था। वह वहां से तेजी से भाग निकला। घर पहुंचकर कुंदन के हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सुबंस ने क्या कहा होगा, क्या नहीं। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे गांव वाले अभी इकट्ठे होकर उसके घर आते होंगे। अगले दिन सुबह जब कोई हलचल नहीं हुई तो कुंदन ने मोहन और बिरजू को पता लगाने भेजा। दोनों पता करके आए तो बताया कि सब ठीक है भैया, कोई परेशानी नहीं है। वो साला सुबंस तो हरिया के दरवाजे पर पहुंचकर ही खत्म हो गया था, किसी से कुछ नहीं कह पाया। बिरजू ने हंसते हुए कुंदन को बताया था। तो कुंदन की जान में जान आई और कहने लगा, सच कह रहा बिरजू, सही से पता किया है ना? तो बिरजू ने कहा, सच कह रहा हूँ भैया, किसी से कुछ नहीं कहा। गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं, आखिर किसने मारा होगा उसे? पुलिस वाले तो हरिया से भी पूछताछ कर रहे थे, आखिर सुबंस उसके घर क्यों आया? हरिया बड़ा परेशान है। तो वह कहने लगा, चलो यह तो तुमने बढ़िया खबर सुनाई है। सहानुभूति जताने के बहाने हरिया के घर जाने का एक बहाना और मिल गया। कुंदन यह सुनकर मुस्कुरा उठा। थोड़ी देर बाद कुंदन हरिया के घर पहुंच गया। सुबंस की हत्या से एक बार फिर गांव में तूफान सा आ गया था। हर आदमी की जबान पर उसी का जिक्र था। थाना कचहरी सब हो गया, मगर किसी को कुछ पता नहीं चला। और अगर कुछ पता भी चलता तो भी सब कुछ तो पैसे वालों की मुट्ठी में ही होता है। हरिया के घर पहुंचने के बाद कुंदन को पता चला कि सुबंस की हत्या से लीला को बहुत सदमा लग गया था। वह बहुत बीमार थी।
पार्वती और हरिया लीला को इस हाल में देखकर बड़े परेशान थे। ऊपर से पुलिस का चक्कर अलग था, क्योंकि सुबंश हरिया के घर पर ही आकर मरा था, इसलिए बार बार पुलिस हरिया को ही परेशान कर रही थी। कुंदन को यहाँ भी अच्छा बनने का मौका मिल गया। उसने हरिया के साथ थाने में जाकर हरिया की पैरवी चिल्लाया और कहा कि हरिया को परेशान ना करें, वह इस बारे में कुछ नहीं जानता। अब हरिया ने पकड़ लिया, एक और एहसान से लग गया था। कहने लगे क्यों कुंदन फिर किसी न किसी बहाने से लीला के घर आने लगा। धीरे धीरे लीला भी कुंदन से बात करने लगी। कुंदन से पहले की तरह नफरत नहीं करती थी, वह भी उसके आने की राह देखती थी। लीला का यह रूप देखकर कुंदन बहुत खुश था। लीला को पाने के लिए ही तो उसने जाने कितने अपराध कर डाले थे। लीला का कुंदन के साथ बदलता व्यवहार देखकर कुंदन ने एक बार फिर सीधे लीला से शादी के विषय में पूछा, तो इस बार लीला ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। कुंदन को तो मानो दुनिया की सारी खुशी मिल गई थी। कुंदन ने उसी दिन अपनी माँ से बात की। प्रभा ने जब यह बात सुनी तो वह नाराज होने लगी और कहने लगी, बेटा मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कुंदन कि यह नहीं हो सकता, तेरे पिताजी तो कभी नहीं मानेंगे। मगर कुंदन ने माँ को जो हर तरह से मनाने की कोशिश की। आखिरकार प्रभा फिर बेटे की जिद के आगे झुक गई और उसने एक बार फिर नरेंद्र सिंह से इस संबंध में बात की। नरेंद्र सिंह यह सुनकर एकदम बिगड़ गए। तुम लोग पूरे गांव में मेरी जगहसाई कराना चाहते हो क्या? प्रभा ने जब कुंदन से बताया कि उसके पिता कहीं से भी इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, तब कुंदन ने फिर से अपना वही नाटक शुरू किया। उसने प्रभा से साफ साफ कह दिया, अगर लीला से उसकी शादी नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। यह सुनकर नरेंद्र सिंह भी परेशान हो गए। आखिरकार थक हार कर उन्होंने हाँ कर दी, मगर उस दिन से उन्होंने सोच लिया कि वह कुंदन से कभी बात नहीं करेंगे। कुंदन को भी बस पिता की हाँ सुननी थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उन्होंने खुशी से हाँ कही या मजबूरी में। उसे तो सिर्फ अपनी खुशियां ही प्यारी थी। जल्दी से शादी का दिन भी तय हो गया। इस शादी को लेकर गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। अमर की माँ आरती को जब यह पता चला तो उसने भी लीला और उसके घर वालों को बहुत बुरा भला कहा। वह तो उसके घर तक लड़ने पहुंच गई, मगर पार्वती भी कम नहीं थी। उसने आरती को फटकार कर वहां से वापस भगा दिया। लीला को तो अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लीला और कुंदन की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। कुंदन और लीला की शादी हो गई। कुंदन के अलावा इस शादी में शायद ही कोई खुश था। बस सबने एक समझौता किया था। हरिया भी गांव वालों की उल्टी सीधी बातें सुनने की वजह से बहुत खुश नहीं था। बस बेटी की खुशी के पीछे मजबूर होकर उसने शादी हो जाने दी। इधर प्रभा का भी यही हाल था। बस बेटे के प्यार में शादी के लिए तैयार हो गई थी, इसलिए उसे शादी में लगे भी रहना पड़ा। लेकिन नरेंद्र सिंह इस शादी की हर काम से बिल्कुल दूर थे। उन्होंने सिर्फ शादी पर खर्च हुए पैसे दिए थे, इसके सिवा उन्हें कोई मतलब नहीं था। कुंदन तो इतना खुश था कि उसे अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि लीला अब उसकी हो चुकी है। अब लीला फिर से पहले जैसा साज श्रृंगार करके रहने लगी। कुंदन उसके रूप को निहारता ही रह जाता था। कुंदन को अब लीला के सिवा कुछ नहीं सोचता था। लीला भी बहुत खुश थी। वह भी कुंदन को बहुत प्रेम करने लगी थी, उसका पूरा ध्यान रखती थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। कुछ महीनों बाद लीला माँ बनने की खबर से घर में खुशियां फैल गई थी। प्रभा तो दादी बनने की खबर सुनकर बहुत खुश थी, मगर नरेंद्र सिंह को कोई खुशी नहीं थी। हालांकि उनके मन में एक खुशी की लहर जरूर दौड़ी थी, मगर उन्होंने उसको व्यक्त नहीं किया था। फिर कुछ महीनों बाद लीला ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चे के आने पर लीला और कुंदन दोनों का परिवार बहुत खुश था। नरेंद्र सिंह भी अपना गुस्सा भूलकर बच्चे को गोद में ले लिया और बहुत प्यार करने लगे। एक दिन लीला ने कुंदन से कहा, मैं इस बच्चे के आने की खुशी में पूरे गांव वालों के साथ अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ। कुंदन के लिए तो लीला की हर इच्छा सबसे ऊपर थी। वह भी चाहता था कि उसके बच्चे की खुशी सबके साथ बांटी जाए। उसने तुरंत प्रभा से इस बारे में बात की। ठाकुर नरेंद्र सिंह का पूरा घर आज खूब सजाया गया था। बच्चे के जन्म की खुशी में बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया था। गांव में सभी लोगों का खाना उस दिन ठाकुर नरेंद्र सिंह के घर पर ही था। हरिया और पार्वती भी आए थे। मंगल भी मजबूरी में नरेंद्र सिंह के बुलावे पर आया था, जबकि आरती ने उसे
वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। चारों तरफ गाना बजाना हो रहा था। औरतें अलग महफिल सजाए ढोलक पर नाच गाना कर रही थी। लीला जब बच्चे को लेकर नीचे उतरी तो सभी लोग उसे निहारते रह गए। बढ़िया साज सिंगार और सुंदर लाल साड़ी में लीला पूर्णिमा के चांद जैसी खूबसूरत दिख रही थी। कुंदन तो लीला को अपने बच्चे को देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे तो अब दुनिया की हर खुशी मिल चुकी थी। लीला अचानक सबके सामने कुंदन के पास आकर बोली, कुंदन, तुम्हें मुझसे और अपने बच्चे से बहुत प्यार है ना? कुंदन इस तरह के सवाल के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी वह तुरंत बोला, हाँ लीला, तुम दोनों तो मेरी जिंदगी हो, पर ऐसा तुम क्यों पूछ रही हो? तो लीला कहने लगी, इसी तरह अमर और कान्हा भी मेरी जिंदगी थे। अमर मेरे बचपन का साथी था, मेरा पति था। मैं भी उससे बहुत प्रेम करती थी, जिसे तूने और तेरे साथियों ने नदी में डुबोकर मार दिया। लीला जोर से चिल्लाकर अमर से के बारे में जो कुंदन से कह रही थी। लीला के मुंह से यह सब सुनकर कुंदन के साथ साथ आसपास खड़े लोग जो सभी हैरान रह गए। लीला फिर बोली, और अपने इस बच्चे से कुंदन तो बहुत प्यार करता है ना, जिसको इस दुनिया में आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। तो सोच, मैं अपने 2 साल के कान्हा से कितना प्यार करती थी, कितना प्यार करती रही होंगी अपने बच्चे से, उसे भी जो जिसे तूने नदी में फेंक दिया ना। लीला की बातें सुनकर सभी लोग हैरान होते जा रहे थे। सब कुंदन को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगे। नरेंद्र सिंह की आंखों में भी खून उतर आया था। कुंदन घबराता हुआ सबकी ओर देखकर बोला, नहीं नहीं, यह सब गलत है लीला। फिर लीला की ओर देखकर पूछा, लीला, तुमसे यह सब किसने कहा? तब लीला ने कहा, उसी ने कहा जिसे तूने चाकू मारा था, शुभंस। लीला ने चीख कर कहा तो कुंदन सन्न रह गया। लीला फिर बोली, हाँ, शुभंस ने मरने से पहले मुझे सब कुछ बता दिया था। गांव वालों को कुछ भी बताने से पहले ही उस बेचारे की सांसें बंद हो गई थी। यह सब सुनकर कुंदन ने अपना सिर पीट लिया। लीला ने फिर सबसे बताया कि लीला और कुंदन का नाम लेकर जो गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाई गई थी, वह भी कुंदन की साजिश थी। उसने कुंदन और उसके साथी बिरजू और मोहन की सारी करतूत गांव वालों को बताई। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, पर बिटिया, जब तू यह सब जान गई थी तो फिर तूने इस धूर्त से विवाह क्यों किया? लीला ने कहा, क्योंकि माँ, मैं इसे वही सब दुख देना चाहती थी जो इसने मुझे दिया था। मैं चाहती थी इस बात का जो बहुत पहले ही अगर मैं इसे बता देती, लेकिन मुझे इससे अपने पति और अपने बच्चे की मौत का बदला लेना था। जैसे मैं अपने पति और बच्चे के लिए तड़पी हूँ, ऐसे ही इसको तड़पता हुआ देखना चाहती थी। फिर लीला ने सब गांव वालों की तरफ देखकर कहा, इसी ने मारा था मेरे अमर और मेरे कान्हा को पानी में डुबाकर। पूछो इससे, और पूछो इस बिरजू और मोहन से। लीला बिरजू और मोहन की तरफ भी इशारा करती हुई बोली। बिरजू और मोहन जो कुछ देर पहले वहां बहुत नाच रहे थे, अब डरकर चुपचाप खड़े थे। फिर लीला बच्चे को गोद में लिए हुए भीड़ से थोड़ा आगे निकलती हुई बोली, बहुत दुख और अपमान सहा है मैंने इस कुंदन के पीछे। अब आज के बाद यह वही दुख और अपमान सहकर पूरा जीवन बिताएगा। तब हरिया कहने लगा, मैं कुछ समझ नहीं रहा बेटी, तू कहना क्या चाहती है? तभी कुंदन हाथ जोड़कर लीला की ओर बढ़ता हुआ बोला, मुझे माफ कर दो लीला। तू तो लीला कहने लगी, तूने जो किया है कुंदन, वह माफी के काबिल तो बिल्कुल नहीं। तूने जितने दुख मुझे दिए, आज उन सब का हिसाब मैं तुझसे लूंगी। आज तुझे पता चलेगा कि अपने प्यार और अपने बच्चे के बिना जीना क्या होता है। आज के बाद तो पूरी जिंदगी सजा भुगतेगा। कहते हुए लीला धीरे धीरे आगे बढ़ी और घर के अहाते में के अंदर जो कुआं बना हुआ था उसके पास जाकर खड़ी हो गई। यह बहुत गहरा कुआं था। कुंदन कुछ समझ नहीं पा रहा था, आखिर लीला करना क्या चाहती है। वह लीला की ओर बढ़ा। हरि और गांव के कुछ और लोग भी लीला की ओर बढ़े, लेकिन तभी लीला ने चिल्लाकर कहा, अगर कोई मेरे नजदीक आया तो मैं बच्चे को कुएं में फेंक दूंगी। डरकर सब लोग दूर हट गए। फिर वह कुंदन की ओर देखकर बोली, डुबाकर मारने का बहुत शौक है ना तुझे कुंदन? अब देख, आज मैं तेरी खुशियों को डुबाने जा रही हूँ। कहते हुए लीला बच्चे को गोद में पकड़े हुए कुएं में कूद गई।
कुंदन लीला लीला पुकारता हुआ कुएं के पास आ गया। वह पागलों की तरह चीखता रहा जब तक कोई कुछ समझ पाता और रस्सी लाकर लीला और बच्चे को बाहर निकाला गया। तब तक लीला और बच्चे की सांसें बंद हो चुकी थी। कुंदन चीख चीख कर रो रहा था। आज उसकी सारी खुशियां छिन गई थी। हरिया और पार्वती भी जोर जोर से रो रहे थे। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। प्रभा की आंखों में भी आंसू थे, पर कुंदन की इस दशा पर उसे जरा भी दया नहीं आई। आज अपने प्यारे बेटे को देखकर उसने नफरत से मुंह फेर लिया। नरेंद्र सिंह एकदम शांत थे। वे सीधे थाने की ओर चल दिए अपने बेटे के कुकर्मों को बताने के लिए। लीला चली गई अपना बदला लेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।